बिजनेस स्टडीज ना थ्योरी सब्जेक्ट है, तो थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको रिपीटिशन बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे करेंगे बिजनेस स्टडीज? आपको जो चैप्टर करना है, जो हमको पता है कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, जस्ट टेक अ रीड, इट विल टेक ओनली 10 to 15 मिनट्स ऑफ यू। जो हमने क्लास में किया है उसको आपने घर जाके पढ़ना है। इट विल ऑल्सो टेक 10 to 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे, मैं चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स नहीं लिखवाऊंगी बिकॉज वी विल सॉल्व असाइनमेंट्स इन डिटेल। तो मैं आपको कोई डिटेल्ड नोट्स नहीं बनवा रही हूँ, और आपको डिटेल्ड नोट्स की जरूरत भी नहीं है बिकॉज आपके पेपर्स में कभी भी बहुत बड़े बड़े लेंदी आंसर्स लिखने को नहीं आते हैं। तो आपको पॉइंटर्स पता होने जरूरी हैं सिर्फ। ठीक है, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, मेन डेफिनेशंस की फॉर्म में। एंड एनसीईआरटी से पढ़ना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन उठ के एमसीक्यूज नोट कराती है। केस स्टडीज में एनसीईआरटी की एज इट इज लाइंस पिक करके वो लोग डाल देते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी मस्ट है। ठीक है, कोई भी ऑथर की बुक लो, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है। फिर हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे। हम ये सब सॉल्व करने के बाद फिर हम टेस्ट लेंगे। तो इस तरह से वो चैप्टर आपका बार बार पढ़ा जाएगा। तो इतनी बार चैप्टर पढ़ने से आपको लर्न हो जाएगा। आप लोग ये ध्यान रखो कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अगस्त तक सिलेबस फिनिश कर लें, ताकि हाफ ईयरलीज और हाफ ईयरलीज के बाद जब आप आओगे वापस, तब हमारी जो पढ़ाई होगी वो होगी आप लोग के थ्रू, मीन्स ड्यूटीज असाइन टू यू, कि आप लोग चैप्टर्स एक्सप्लेन करेंगे क्लास में। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट शुरू कर देंगे करना। तो दिसंबर के एग्जाम्स को ये मान के चलो कि वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, वही बोर्ड एग्जाम्स हैं। इस तरह से प्रिपरेशन करके चलोगे। ठीक है, अब पॉइंटर्स आप कैसे भी लिखो, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बोलती जाऊंगी। आप चाहे ऐसे बनाओ पॉइंटर्स, ऐसे बनाओ पॉइंटर्स, व्हाटएवर यू वांट, हमें पॉइंटर्स लिखने हैं। लाइन छोड़ छोड़ के लिखने हैं, खुला खुला लिखने हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से लिखवाऊंगी। जब आप अपना चैप्टर पढ़ोगे और आपको लगता है कि एक ही वाला पॉइंट भी इसमें होना चाहिए था जो मैम ने नहीं लिखवाया, आप अपना वो पॉइंट भी साथ में लिख लेना। तो चैप्टर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन, नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट है क्या, हम क्या समझते हैं मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट क्या होता है? तो हम क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट इज टू वर्क डन विद थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इन अ efficient manner, effective manner, optimum utilization of resources. ये सब क्या है? मैनेजमेंट है। So write down the definition that first is management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. अब ये क्या है? ये डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि आपको एज इट इज किस ऑथर ने दिया वो लर्न करने की जरूरत हो। बस आपको इस डेफिनेशन से मैनेजमेंट का मतलब समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर एम है, उस पर्टिकुलर एम को अकम्प्लिश करने के लिए हम साथ में काम करते हैं। कौन साथ में काम कर रहा है? सारे इंडिविजुअल साथ में काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैनेजमेंट aims at guiding efforts of all employees to achieve common goals। जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है, उसे अचीव करने के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज 3 कॉलम बनाओगे, प्रोसेस, effectively and
एफिशिएंटली। जब आप मैनेजमेंट को डिफाइन करते हो तो ये 3 टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट जो डिफाइन कर रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ process of getting things done with others efficiently and effectively। ये हो गई। तो 3 हमारे कीवर्ड्स क्या है, ये 3 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो आपको ना कीवर्ड्स पे ध्यान देना होता है। जब आप बिजनेस स्टडीज में कोई भी केस स्टडी करते हो, कुछ भी एमसीक्यूज में जाते हो, तो एक कीवर्ड से आपके आंसर डिफर हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट की जब भी डेफिनेशन लिखोगे 3 कीवर्ड्स आएंगे। प्रोसेस क्या कहता है, प्रोसेस कहता है प्रोसेस ऑफ comprising of प्राइमरी फंक्शंस। जो भी हमारी प्राइमरी फंक्शंस हैं उसका प्रोसेस है ये। कौन सी है, जैसे कि पहले हमने प्लानिंग किया, फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग किया, फिर हमने स्टाफिंग की। मतलब इस ऑर्गेनाइजिंग में जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर पे हमने रोल्स को बनाया था, उसको फिल किया। फिल करने के बाद हमने उनको डायरेक्शन दी काम करने के लिए, डायरेक्टिंग। हमने उनको डायरेक्ट किया, हमने उनको मोटिवेट किया, हमने उनको लीड किया, हमने उनको सुपरवाइज किया, ठीक है। हमने उनको डायरेक्ट किया, फिर हमने कंट्रोलिंग, और फिर कंट्रोलिंग से हमें पता चला कि हमारा एक्चुअल वर्क और जो हमने काम सोचा था उसमें कितना डेविएशन है, उसके अकॉर्डिंगली फिर से प्लान किया। तो एक पूरा प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस हो गया। फिर इफेक्टिवली जब हम बात करते हैं तो इफेक्टिवली का मतलब क्या है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गिवन टास्क टाइमली। ये हमने टाइमली किया, और ये accomplishment of given task in कॉस्ट, given cost। हाँ, मतलब एफिशिएंसी का मतलब है डूइंग द टास्क in correct manner in minimum cost, ठीक है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक एम्प्लॉय ने काम एकम्प्लिश कर लिया टाइम पर, तो हम कहेंगे वो इफेक्टिव है, लेकिन उसने कॉस्ट ज्यादा लगा दी तो मतलब वो एफिशिएंट नहीं है। किसी ने कॉस्ट बहुत कम लगाई लेकिन काम डिले कर दिया तो हम कहेंगे वो एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफेक्टिव का मतलब हो गया कि हमने गोल्स को अचीव किया। यहाँ पे हमने गिवन टास्क को टाइमली किया, यहाँ पे हमने गोल्स को अचीव किया, और यहाँ पर हमने उसको मिनिमम कॉस्ट में कर दिया, ठीक है। तो हमें दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है, ठीक है ना। अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक का आ जाए 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको अलग अलग तरह के, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो हम इसको इस फॉर्म में भी बना सकते हैं या और कोई फॉर्म में भी बना सकते हैं। मान लो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ये बनाया, मैंने पहला कहा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, किसी गोल को पूरा करना। हाँ, मतलब आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस का कोई रीजन होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या गोल है जिसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। अगर हम आज यहाँ बैठे हैं तो हम क्यों बैठे हैं, क्योंकि हमारा गोल है कि हमें गुड मार्क्स लाने हैं, कुछ तो गोल है। ऐसे तो नहीं बैठे कि हम मम्मी ने डांट के भगा दिया और आगे बैठ गए, नहीं ना। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास एक रीजन है और वो बहुत क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए कि क्या रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका गोल क्या है, दैट मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड कि हम क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं,
ठीक है। तो हर एक इसे हम कह सकते हैं गोल होना, ऑब्जेक्टिव होना, आपका मंत्रा फॉर विच यू आर डूइंग दिस वर्क, एनी टर्म कैन बी असाइंड। ठीक है। फिर सेकंड एक टर्म आती है परवेसिव। क्या मतलब है? जब भी परवेसिव आ जाती है, परवेसिव टर्म आते ही एट ऑल लेवल्स, फॉर all organizations, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। ऑल ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनी स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, हर जगह जैसे ही परवेसिव वर्ड, ये परवेसिव वर्ड बार बार आएगा, तो जैसे ही परवेसिव वर्ड आएगा वहां पर ये आ जाएगा। एक छोटे से बच्चे को भी मैनेजमेंट की जरूरत है, तुम्हें भी मैनेजमेंट की जरूरत है, मुझे भी है, पेट्रोल पंप चलाने वाले को भी है, रिलायंस को भी है, जर्मनी में भी है, इंडिया में भी है, हर तरह की कंट्री में है। ठीक है। तो हर जगह, क्योंकि सब जगह का हो सकता है हमारा कल्चरल डिफरेंस हो, लेकिन मैनेजमेंट सब जगह चाहिए। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव। फिर मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या हुआ? 3 डायमेंशंस हैं, वर्क, ह्यूमन और ऑपरेशंस। वर्क, ह्यूमन एंड ऑपरेशंस मतलब आपका काम क्या है और ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होने हैं। जैसे कि मान लो एक स्कूल है तो उसे पढ़ाना है, एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट करना है, तो मैनेजमेंट का काम ये है कि वो जो भी काम है उनका, उसके लिए प्लान्स बनाए और उसको अकम्प्लिश करने की तरफ ध्यान दें कि आपके पेशेंट यहाँ से ठीक होके जाएं, स्कूल में बच्चे पढ़ कर जाएं। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मेरा काम ये है कि मेरा वर्क आपको पढ़ाना है और आपको मार्क्स अच्छे आए, ये मेरा वर्क है। फिर पीपल, यानी कि पीपल क्या है? क्योंकि हमें ये ह्यूमन ही तो है जिनसे काम कराना है, यही तो है हमारे एम्प्लॉइज, यही है हमारे कस्टमर्स, तो हमें इन सबको ऑर्गेनाइज करना है। और फिर ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में क्या आएगा कि ये जो हमारा वर्क और ह्यूमन है, इन दोनों को ऑपरेशंस के थ्रू ज्वाइन करना कि कौन सा ह्यूमन कौन सा वर्क करेगा, तो दैट इज ऑपरेशंस। कंटिन्यूअस मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि बस हमने कर दिया, एक प्लानर तैयार कर दिया और उठा के रख दिया। कंटिन्यूअस है, आपको रेगुलरली सारे मैनेजर्स को, हर लेवल के मैनेजर को, हर ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली लगातार लगातार ये करना ही होगा। ये जैसे है, ये अलग अलग फंक्शंस नहीं है, हमें लग रहा है कि अलग अलग है, बेसिकली सब एक दूसरे पे डिपेंड है, इंटर रिलेटेड है, तो कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा नहीं हो सकता कि चलो यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं, इससे फिर प्लानिंग शुरू होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, सब कुछ लाइन से चलता जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? काम करना। क्योंकि देयर इज अ ग्रुप विच इज रनिंग इनटू अ बिजनेस, तभी तो हमें मैनेजमेंट की जरूरत है। तो ग्रुप एक्टिविटी है, हर मेंबर का, तुम्हारा 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 मेरा, जितने भी हम मेंबर हैं, हम सबके कुछ अलग अलग पर्पसेस हैं, उन अलग अलग पर्पसेस को एक कॉमन डायरेक्शन में देना, ये मैनेजमेंट का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव दोनों फुलफिल हो। फिर हमारा आता है डायनामिक। जब तुम कॉपी में बनाओगे तो थोड़ा ठीक से बना लेना। डायनामिक, चेंजिंग एनवायरनमेंट, एडाप्टेशन इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। हमारा वेरियस पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज होते रहते हैं। मैनेजमेंट को उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज को, उस एनवायरनमेंट को समझ के काम करना पड़ता है। जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि क्या बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। तुम्हें पता है मैकडी का आलू टिक्की बर्गर इंडिया में मिलता है, पिज्जा हट का इंडी तंदूरी इंडिया में मिलता है। क्यों? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इंडियन कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कैसे करेंगे? हमें अट्रैक्ट करने के लिए उनको हमारे वाले टेस्ट हो, हमारे वाले फ्लेवर्स को इनकलकेट करना ही पड़ेगा। ठीक है।
नहीं तो फिर क्या ही होगा, हम कहेंगे ये बेकार है। अब देखो, हमने कहा कि मैदा नहीं खानी, मोमोज आटे के आने लग गए। तो बात ये है कि ये सब क्यों आया? ये सब इसलिए आया क्योंकि इंडियन टेस्ट को जो है वो कैसे कैप्चर करेंगे फिर, टू कैटर नीड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, उन्होंने ये सब कुछ दे दिया। ठीक, लोग हाँ बस मोमोज खाना छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम मोमोज तो खाएंगे। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब हुआ कि which cannot be seen, which cannot be touched, यानी कि मैनेजमेंट को नहीं कह सकते ये तो कोई मैनेजमेंट हमने किया। मैनेजमेंट फील होती है, गुड मैनेजमेंट, बैड मैनेजमेंट। कभी कभी तुम जब बहुत परेशान होते तो बोलते हमारे स्कूल का मैनेजमेंट बहुत खराब है। लेकिन कभी कभी खुश भी होते हो, आखिर इतने साल से पढ़ रहे हो कि मैनेजमेंट वैसे तो ये चीज तो अच्छी है हमारे स्कूल के मैनेजमेंट की, गलती से कोई एक तो निकल ही आती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं। तो तुम क्या कर रहे हो? वो कोई मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट कोई इंसान की बात थोड़ा कर रहे हो तुम, तो मैनेजमेंट में ओवरऑल कल्चर की बात कर रहे हो। तो आप उसे फील कर सकते हो गुड और बैड मैनेजमेंट को, राइट? तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, इट कैन बी नोटिसेबल कि इफ यू आर अचीविंग योर टारगेट्स। मैंने तुम्हें बोल दिया कि हमें अगस्त तक सिलेबस खत्म करना है और पता लगा अगस्त तक तो हमारे बुक वन पे ही चल रहे हैं, तो तुम अरे यार मैम को ना मैनेजमेंट बड़ा ही गड़बड़ है, मैम ने क्या बोला था कि खत्म हो जाएगी, और अगर मैंने जुलाई में खत्म कर दी तो तब भी मैनेजमेंट गड़बड़ है। मैम तो कहते अगस्त में चलेगी, मैम ने तो जुलाई में खत्म करा दी, हम क्या करेंगे पूरे साल? हाँ, अगर हमारी अगस्त तक एक चैप्टर बचा या हमारा मिड अगस्त तक खत्म हुआ तो तुम बड़े खुश रहोगे, मैम का मैनेजमेंट तो बड़ा सही है, मैम ने कहा तो अगस्त एंड तक खत्म होगी, हो गई, एक ही चैप्टर तो बचा, ये भी हो जाएगा, या सेकेंड वीक में ही हो गई, ये तो सही है। मतलब हमने नोटिस किया कि वेदर वी अचीव्ड आवर टारगेट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली और नॉट, तभी हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है। समझ रहे हो? तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कुड फील, ये होता है मैनेजमेंट। तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्सप्लेन करो, तो आपके पास बहुत एग्जांपल्स होते हैं, आप एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। पॉइंट इज कि आपको एक केस स्टडी दे दी, उस केस स्टडी में आता है व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड इन द केस। एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, 80% पेपर केस स्टडी आ रहा है। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक, अब उसके लिए आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स के कीवर्ड्स पता होने चाहिए जो आपको एनसीईआरटी से ही मिलने वाले हैं। That's why NCERT is important. NCERT के अलावा कोई भी ऑथर की बुक, मतलब मैं तो रिकमेंड ही नहीं करती, बट हाँ स्कूल की वजह से आप कोई भी लेते हैं तो उसको क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखिए, क्योंकि किसी भी ऑथर की बुक लो, उसके जो बैक क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें लॉट ऑफ MCQs, केस स्टडीज, असर्शन रीजनिंग, प्रीवियस ईयर सब डाला हुआ है उन्होंने, उसके लिए यूज करो ना। ठीक है, मैं तो दूंगी ही, लेकिन चलो तुम्हारे पास बुक है तो वो भी कर लो, एडिशनल करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। कब नहीं करना चाहिए, ज्यादा तो कर लो, एक दूसरे की बुक लेके भी कर लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने बचपन में ये पढ़ा था कि किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, जबकि अब हम थोड़े बड़े हो गए तो हमें समझना जरूरी है कि प्रॉफिट अर्निंग करने से पहले सर्वाइवल होना जरूरी है। अगर आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे तो प्रॉफिट क्या खा गन करोगे? सही बात है। तो हमें पहले सर्वाइवल जरूरी है, मतलब अभी अगर तुम बिल्कुल ऐसे लटके हो मार्क्स में तो पहले पास तो हो जाओ, फिर हम बात करेंगे रैंक की। तो पहले पास तो हो जाओ, सरवाइव तो कर जाओ कि हाँ 12th में पहुंच गए। अब जब 12th में पहुंच गए तो सरवाइव तो कर गए, वरना 11th में एक मोमेंट ऐसा आता है ना कि 12th में जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक मोमेंट आता है ना ऐसा, अच्छा कॉलेज मिलने के बाद। तो जब 11th में थे तो आप सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे कि भाई बस मानता हूँ कि पूरे साल पढ़ाई नहीं की, लेकिन ना बस भगवान जी 11th निकलवा दो, 12th में शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हाँ मतलब पास हो गए, हम 12th में आ गए, ओह, तो वो सर्वाइवल था तुम्हारा। अब तुम बात करो प्रॉफिट की कि भाई नंबर लाने हैं,
11 तो निकल गई, जो भी थे 50, 60, 70, अब 12th में लाना है बढ़िया नंबर, 80, 90, 95, 100। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो वो तुम्हारा प्रॉफिट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद प्रॉफिट पे काम करेगी, और जब प्रॉफिट कमाने लग जाएगी तो फिर हम सोचते हैं अब प्रॉफिट तो बहुत कमा लिया, अब ग्रो भी तो करें, लोग जाने तो सही कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉफिट जो कमाया वो तुमने आज कमाया, फिर तुमने कल कमाया, फिर तुमने परसों कमाया, कमाते गए, लेकिन तुम्हारे को लोग अभी जानते नहीं है, तुम्हारा एक्सपेंशन नहीं हुआ अभी। नहीं मैम, सपोज पासिंग मार्क्स हम ले आए और फिर जाके हम 90% सपोज ले आए, हाँ, वो प्रॉफिट हो गया। वो जो प्रोसेस है उसमें वो प्रोसेस तुम्हारा ग्रोथ को सपोर्ट कर देगा। ग्रोथ तब होगी जब तुम एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, तुम अच्छी जॉब में चले जाओगे। इसको भी ग्रोथ का वो तो प्रॉफिट बिना सर्वाइवल के पॉसिबल नहीं है। जब तक सर्वाइव नहीं करोगे प्रॉफिट कैसे कमाओगे, जब तक प्रॉफिट नहीं करोगे ग्रोथ कैसे पे आओगे, ये तो सीक्वेंस में है। तो आपका ग्रोथ, सर्वाइवल भी ग्रोथ का ही पार्ट है। भाई आप सर्वाइव कर रहे हो तभी तो आप प्रॉफिट के बारे में सोच पा रहे हो, जो सर्वाइव ही नहीं करते तो प्रॉफिट कहाँ से सोचते। अब आपने प्रॉफिट कमा लिया तो आप सोचिए प्रॉफिट तो कमा लिया, बट मेरी ग्रोथ हो, मैं एक और अपनी ब्रांच ओपन करूं, या मैं अपने बिजनेस का साइज एक्सपैंड करूं, या मैं न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करूं, या मैं मार्केट शेयर में अपना रेशो बढ़ाऊं। आप इस तरह की बातें सोचोगे कि प्रॉफिट मेरा सफिशिएंट हो गया, नाउ आई एम इन अ सेफ जोन, अब मैं कुछ और सोचता हूं। अब ब्रांडिंग के बारे में सोचता हूँ, अभी तक मैंने ब्रांडिंग का नहीं सोचा था, मैं ब्रांडिंग का भी सोचता हूँ। मैं अभी तक प्रॉफिट कमा रहा हूँ लेकिन ये नहीं सोचा था कि लोग जाने कि हाँ मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ मार्केट में, बट अब मैं वो भी सोच रहा हूँ। तो वो ग्रोथ है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसी सीक्वेंस में काम करती है, पहले वो सर्वाइवल के लिए काम करेगी, फिर प्रॉफिट के लिए काम करेगी, फिर ग्रोथ के लिए काम करेगी। वंस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने लग जाते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी थोड़ी तो वेटेज देनी पड़ती है। ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करोगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आया है ये सोच के कि मेरी यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, मेरी यहाँ पे करियर एडवांसमेंट होगी, मेरी यहाँ पे पर्सनालिटी ग्रोथ होगी, मुझे एक सिक्योरिटी मिलेगी, वो सब उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन आप उसे कुछ भी नहीं दे रहे हो तो वो एम्प्लॉय क्यों टिकेगा आपके यहाँ? चला जाएगा ना वो एम्प्लॉय, तो क्यों टिकेगा? वो जो सोचकर आया अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके। एक एम्प्लॉय है, मैं अभी रिसेंट एक केस बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने बड़ी मेहनती, बहुत बढ़िया जॉब कर रही है। जॉब करते हुए उसको 10 साल हो गए हैं। उसने इन 10 सालों में अपनी पढ़ाई भी कर ली और उस पढ़ाई की बेसिस पे उसे प्रमोशन भी मिल गया, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट भी हो गई, सब हो गया, बढ़िया टीम मैनेज करती है। अब क्या हुआ, अब उसका नेक्स्ट प्रमोशन ड्यू हुआ और ऑर्गेनाइजेशन ने उसका नेक्स्ट प्रमोशन नहीं किया। कहते हैं हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हम प्रमोशन देके कहाँ भेजें आपको, और क्योंकि प्रमोशन नहीं दे रहे तो हम आपको सैलरी हाइक भी नहीं देंगे। अब प्रमोशन नहीं दे रहे तो हम आपको सैलरी किस बात की बढ़ा के दें? प्रमोशन होता तो सैलरी बढ़ती ना। अब क्या होगा, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ ना कि 10 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद मेरे को क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो अब वो क्या सोच रही है, भाड़ में जाए ये, मैं चेंज करूंगी ऑर्गेनाइजेशन, मैं रिजाइन डालूंगी। अब क्यों? क्योंकि उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल जब तक हुआ तब तक वो वहीं थी। जैसे उसने अपनी पढ़ाई आगे की, उन्होंने उसको प्रमोशन दिया, उन्होंने उसकी सैलरी हाइक की, सब किया, तो वो खुश थी, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब उसका ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं हो रहा तो फिर वो क्यों खुश रहेगी? वो जाएगी ना उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के। आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है वहाँ पे, जबकि आपने हाँ, तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस नहीं करना, उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी करना है। फिर सिर्फ पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करके भी काम नहीं चलने वाला। सोशल ऑब्जेक्टिव जो तुमने 11th में पढ़ा था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पे भी काम करना जरूरी है। आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, वही सोसाइटी के रिसोर्सेज आप यूज करके अर्न कर रहे हो, वही सोसाइटी के रिसोर्सेज आपके कस्टमर्स हैं, वही सोसाइटी आपको सप्लायर्स दे रही है, और आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हो। आप ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हो जिससे आपकी सोसाइटी का कुछ कंट्रीब्यूशन हो।
तो वो भी बहुत जरूरी है। तो एक मैनेजमेंट को ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचती है, उसको अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जैसे आजकल बहुत सुनने में आता है कि उन्होंने क्विट कर दी जॉब, 1 मिनट में रेजिग्नेशन डाल दिया, एक मैसेज, उसने कहा कि मेरे को छुट्टी चाहिए। एक अभी कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ रही थी मैं, उस न्यूज में था कि उसकी लड़के की शादी थी, उसने शादी के लिए एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा कि शादी की डेट चेंज कर लो, छुट्टी नहीं मिलेगी। उसने कहा बाहर में जाओ, नौकरी नहीं चाहिए। What is this? ये है तुम्हारा जोमैटो मैरिड लोगों को हायर नहीं करता। हाँ, दे डोंट हायर मैरिड गर्ल्स एंड बॉयज। वो कहते हैं कि वो डाइवर्टेड होते हैं, वो ना अपनी फैमिली पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना 100% नहीं देते। हाँ, उनको रोबोट्स चाहिए, लेकिन वो पैसा इतना देते हैं कि बच्चे वहां पे रोबोट बनने चले जाते हैं कि जब तक शादी नहीं हो रही तब तक तो बड़ा सारा कमा ले, जब शादी करनी होगी तब छोड़ देंगे, सेविंग तो करें। विन विन सिचुएशन है, उन्हें रोबोट चाहिए, लो हम बन गए रोबोट, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं डबल मार्केट से। किसी ने पहले ज्वाइन करा, शादी कर ली, उन्हें क्या पता तो लग जाता है। हाँ, ऑफिशियली वो उनके पेपर ऑन पेपर्स होता नहीं है कि आप शादी नहीं करोगे, लेकिन पता तो लग जाता है, और जैसे पता लगता है ऐसे शू गेट आउट। तो बात यही है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स की फुलफिलमेंट भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है, अगली कथा हम अगली क्लास में करेंगे।